नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बात करप्शन की, पॉलिटिकल सिस्टम के करप्शन की। सबसे पुरानी कहानी है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छगन भुजबल से। छगन भुजबल की कहानी में, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, मैं आपको छगन भुजबल का सियासी गणित भी समझाऊंगा। जो पॉलिटिकल मैथ्स है छगन भुजबल के आसपास, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों छगन भुजबल की इस ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा मेरा जो प्रश्न है वो मौलिक है। फिर कोई भी कार्रवाई हो, क्या सामने का पॉलिटिकल साइड, सियासी पक्ष, उसका यह कह के ही विरोध करता रहेगा कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है, सियासी बदले की साजिश है? मैं एक बड़ी खास बात आपको बता दूं और ध्यान से इसको समझिए। छगन भुजबल के मामले में कोई भी महाराष्ट्र की स्थानीय एजेंसीज का इस अरेस्ट से, इस गिरफ्तारी से लेना देना नहीं है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान से समझिए। ये स्टोरी देखिए, उसके बाद छगन भुजबल पर, उनकी सियासत गणित पर मैं अपना पॉइंट आपको बताऊंगा। 1 फरवरी 2016 समीर भुजबल पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए। बाद में खबर आई कि समीर भुजबल की गिरफ्तारी हो गई। मामला वही जिसमें आखिरकार छगन भुजबल की भी गिरफ्तारी हुई। 15 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही और उस दौरान 2005 में जब छगन भुजबल पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो गहरा आरोप लगा भ्रष्टाचार का। आरोप बगैर टेंडर के अपने खास लोगों को महाराष्ट्र सदन बनवाने का काम दिलवाना। Anybody who visits Delhi's new Maharashtra Sadan, I'm sure जो भी दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में आएंगे वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये सबसे बेहतर सदन है जिसे राज्य सरकार ने बनवाया है, और भुजबल ने यह पहल की थी, इसलिए उनके खिलाफ ये सब हो रहा है। being a minister, public was defiant, and that's why he has to face this verdict. अपने परिवार के मित्र भुजबल, समीर भुजबल। सियासी आरोप है कि मामला बदले की भावना से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई की हकीकत कुछ और है। सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा करके अब भुजबल साहब अंदर गए हैं। कम से कम 3 साल तक बाहर आने की उम्मीद नहीं। 18 जुलाई 2012 किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सदन मामले में एसीबी पहुंचे। 19 दिसंबर 2014 बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। 11 जून 2015 एसीबी ने भुजबल समेत 16 दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 19 जून 2015 हाईकोर्ट ने भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट मांगी। 1 फरवरी 2016 ईडी ने बेटे पंकज से पूछताछ की, भतीजा समीर गिरफ्तार। 14 मार्च 2016 ईडी ने पूछताछ के बाद छगन भुजबल को गिरफ्तार किया। भुजबल का राजनीतिक सफर उनके भतीजे समीर भुजबल और बेटे पंकज भुजबल से कभी भी विवादों से दूर नहीं रहा। महाराष्ट्र सदन का मामला उनके राजनीतिक जीवन में गले की हड्डी बनता जा रहा था। एनसीपी का भुजबल का बचाव भी इस बात का संकेत है कि एनसीपी के और भी बड़े नेताओं पर और भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। इसलिए भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी और एनसीपी का आमने सामने खड़ा होना लाजमी है। अब जरा इस सारे खेल को समझने के लिए मैं आपको छगन भुजबल के आसपास की गणित समझाता हूं। यह सियासी गणित है, और सियासी पॉलिटिकल मैथ में तो आपको पता है 2 + 2 4 नहीं होता भाई। हाँ, पहला पॉइंट मेरा,
एक तरफ बयानों से एनसीपी भुजबल का बचाव कर रही है, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, एनसीपी ने, जरा ध्यान से सुनिएगा, एनसीपी ने बिना शर्त देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन दिया है। वो चिट्ठी आज भी राज्यपाल के पास है। अगर एनसीपी का विरोध इतना ही बड़ा है तो ये समर्थन की चिट्ठी वापस क्यों नहीं लेती है एनसीपी, जो वो देवेंद्र फडणवीस सरकार को देकर बैठी है? क्या एनसीपी बीजेपी के साथ कोई डील करना चाहती है? मैं साफ साफ ये कह रहा हूं, क्या एनसीपी बीजेपी के साथ कोई डील करना चाहती है? क्योंकि एनसीपी के दूसरे बड़े नेता अजीत पवार पर भी यही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जिसके जड़ में कोई स्थानीय सियासी मामला नहीं है। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा कि ये लोकल विजिलेंस का मसला नहीं है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन हुआ है छगन भुजबल पर। चौथा पॉइंट मेरा, एनसीपी का बिना शर्त समर्थन बीजेपी को शिवसेना के भरोसे रहने से आजादी देता है। यह बात सच है कि एनसीपी का जो ये बिना शर्त समर्थन है वो ये आजादी देता है। तो फिर एनसीपी क्यों बता रही है? फिर अभी शरद पवार क्यों कह रहे बड़ा शानदार उन्होंने महाराष्ट्र सदन बनाया इसलिए उनको ये झेलना पड़ रहा है? फिर शरद पवार साहब ये क्यों नहीं कहते कि हम नहीं देंगे ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट, वो भी अनकंडीशनल, जब वो हमारे नेताओं को निशाना बना रही है? क्योंकि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ये लोकल एजेंसीज का या लोकल अथॉरिटीज का एक्शन नहीं है। कानूनी प्रक्रिया वो भी मैं आपको समझा चुका हूं एसआईटी के गठन की। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए एनसीपी की तरफ से मेरे साथ बात करने के लिए नवाब मलिक साहब होंगे, जो उनके सीनियर लीडर और स्पोक्सपर्सन है। मलिक साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है सियासी गणित आप लोगों का छगन भुजबल पर। ये छगन भुजबल से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं या छगन भुजबल का आप बचाव कर रहे हैं? जरा एक्सप्लेन करिए मुझे। नहीं, अभिज्ञान जी, जो आपने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को चिट्ठी दे रखी है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी चिट्ठी राज्यपाल महोदय को नहीं दी गई। ठीक है, चलिए। जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए थे, हंग असेंबली के नतीजे आए, सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। उस समय हमारी पार्टी ने भूमिका ली थी कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे ताकि दोबारा महाराष्ट्र में चुनाव ना हो। ठीक है। कभी भी हमने कोई चिट्ठी देकर कि हमारा समर्थन है, इस तरह का कोई भी निर्णय या चिट्ठी नहीं दी गई। जब चिट्ठी नहीं दी गई तो वापस लेने का सवाल नहीं होता। एक ठीक है, चलिए, मैं इस यहाँ पॉइंट को तक एक्सेप्ट भुजबल कर रहा साहब पे हूं। महाराष्ट्र अगर ये सदन को गलत लेके है तो मैं इसके आरोप स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ बताइए नवाब जी। हाँ, नहीं, दूसरा मामला है कि महाराष्ट्र सदन को लेके जो चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र सदन को लेके भारतीय जनता पार्टी 5 सालों से शोर मचाती रही। एसआईटी के माध्यम से एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की, चार्जशीट फाइल की। 2500-3000 करोड़ का घोटाला जो पार्टी चिल्ला रही थी, कुल उस चार्जशीट में 13 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप पत्र उन्होंने दाखिल किया है। इसमें 8 करोड़ रुपए लोन है, 8 करोड़ रुपए के टेंडर की सप्लाई है और 5 करोड़ के लोन है, जो निश्चित रूप से कोर्ट में हम साबित करेंगे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गई। आप कहते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के तहत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ईडी कोर्ट में कह रही है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप चार्जशीट सीधे फाइल करो। आप कोऑपरेट करने के लिए बोलिए, हर दिन हमारे नेता आके आपके पास बैठेंगे, लेकिन गिरफ्तारी कर लेना, कहीं ना कहीं दबाव में पूरी पार्टी को लाना या पार्टी को जो बदनाम करने का प्रचार था उसको आधार देना, और इसीलिए निश्चित रूप से एक प्रकार से बदले की भावना की राजनीति है। हम कोऑपरेट करने के लिए जब जब बुलाया गया हमारे नेता जाते रहे। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे नवाब मलिक साहब, आप लोग एक मिनट सरकार पूरी तरह से 1.5 सालों में विफल होती रही है। हाँ। और उसमें पर्दा ढकने के लिए ये बदले की भावना की राजनीति कैसे है? अगर ये एक प्रोसीजर है
14 अक्टूबर 2014 को एसीबी जो है वो उस राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है इस मामले में, एक दिन पहले जब महाराष्ट्र में वोटिंग होती है चुनाव की। जरा सुनते जाइए। 22 अक्टूबर 2014 को आप अनकंडीशनल सपोर्ट की बात करते हैं। आपने अभी मुझे सही किया कि कोई चिट्ठी इस तरह की नहीं दी गई है, इसलिए हम उसे विड्रॉ करने की बात नहीं करते। 19 दिसंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक एसआईटी बनाई जाती है इन आरोपों की जांच करने के लिए, टू प्रोब द एलिगेशंस, इन आरोपों की जांच करने के लिए। 11 जून 2014 को एसीबी जो है वो छगन भुजबल के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करती है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। 1 फरवरी 2016 को समीर भुजबल का अरेस्ट होता है। तो उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि किस तरह के कोऑपरेशन होना चाहिए और क्यों अरेस्ट नहीं होना चाहिए? ये प्रोसेस है, या तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है ये गलत है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट इन्वॉल्व है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, गिरफ्तारी करने के लिए नहीं। गिरफ्तारी, जब कोई आदमी भागकर चला जाए, मिले नहीं, तो गिरफ्तारी करना जरूरी है। चार्जशीट सीधे भी फाइल हो सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल की, ईडी भी अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है, और निश्चित रूप से चार्जशीट फाइल होगा। न्यायिक लड़ाई है, न्यायालय में हम सिद्ध करेंगे कि सारे आरोप बेबुनियाद है, गलत तरीके से इंडल्ज किया जा रहा है। वो लड़ाई कानूनी लड़ी जाएगी। लेकिन आप सम्मन करते हैं, व्यक्ति 14 तारीख को आपके सामने जाता है, 11 घंटे आप पूछताछ करते हैं, और रात को 10 बजे आप कहते हैं कि डिटेन किया गया। आज कस्टडी मांगते हैं, 2 दिन की कस्टडी मिलती है, और आप कहते हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप रोज बुलाइए ना, नेता आकर बैठेंगे वहां, 1 महीने बुलाइए, 2 महीने बुलाइए, 3 महीने बुलाइए, लेकिन गिरफ्तारी कर देना कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव पैदा करना, एक सनसनी फैलाने के बराबर है। हम कोई इंक्वायरी से भागना बार बार बुलाइए, बार बार बुलाइए में अपना नहीं, तो फिर किसी नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पर ईडी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, फिर किसी भी जांच एजेंसी को अपने तरीके से काम करने की आजादी नहीं है। साथ में आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसीबी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी थी छगन भुजबल केस में। तो उसके बाद अगर आप कार्रवाई हो रही है, आप खाली ये दलील दे रहे हैं कि आप बुला लीजिए, बात कर लीजिए, बुला लीजिए, बात कर लीजिए, अरेस्ट मत करिए। अगर अरेस्ट की स्थिति है तो क्यों ना अरेस्ट करे? ये तो जांच एजेंसी का अपना तरीका होगा। और कल को अगर ये एक मिनट, अगर ये अरेस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मान लीजिए गलत किया है तो आप उसको लीगली चैलेंज करेंगे। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप बुला लीजिए, बैठा लीजिए? अगर आपने अरेस्ट किया है तो पता लगा आपको दिल्ली से फोन आया ईडी को कि नहीं आप अरेस्ट कर लीजिए, आप लोग यही धारणा बना रहे हैं ना? हाँ सर। देखिए, ऐसा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने महाराष्ट्र सदन के मामले में चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके भतीजे पे बनाया है। इनको उसमें उसके मदद करने का आरोपी बनाने का प्रयास किया गया है, और वो भी उनके निजी कारोबार में जो हैक्स वर्ल्ड का एक सिटी बनाने का उनके भतीजे ने काम किया था, उसमें जो इक्विटी है वो गलत तरीके से आई, ये आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। और इन्होंने उसे मदद की, ये आरोप है। 19A के तहत मददगार के रूप में इन्हें पेश किया गया है, और इनके भतीजे ने गड़बड़ की, इस तरह से कानून बना, मुकदमा बना है। मैं आपको बता दूं, मुकदमा कैसे दर्ज किया गया महाराष्ट्र में 2400 जो हमारे पास जानकारी है। एक मिनट में नवाब मलिक साहब, जो हमारे पास जानकारी है, नहीं एक मिनट सर, सुनिए, एक मिनट हाँ, एक मिनट। तो उसमें 2400 लोगों के मकान बुक किए गए, आप टाइमली वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इसका मामला पुलिस ने दर्ज किया, जबकि मोफा के तहत एक कानून बनाया गया है। मोफा महाराष्ट्र में इस तरह की जो कंप्लेंट है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई गई, उनके पास ये मामला जाता है। महाराष्ट्र में ये पहला मामला है कि घर अगर डिले हुआ है बनाने में, तो उसमें मुकदमा दर्ज करके केस रजिस्टर किया, जिसके आधार पर ईडी उस कंपनी की जांच कर रही है जिसमें इन्हें कहीं ना कहीं मदद करने की भूमिका में गिरफ्तार करने का काम किया गया है। लेकिन जो मसला सार्वजनिक तौर पर सामने है वो ये है
कि 63 कंपनियां बनाई गई, लोगों को बगैर टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा को साइफन ऑफ किया गया। ये है ईडी का पक्ष है ये। हाँ। आपको बता देता हूं कि इसमें टेंडर का प्रोसेस नहीं है, प्राइवेट बिजनेस को लेके उनकी जांच पर रही है। महाराष्ट्र सदन के अंदर ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट भी फाइल कर दी एफआईआर के साथ साथ, और चार्जशीट में 13.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 3,000-5,000 करोड़ रुपए का गुहार मचा रही थी। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस मामले की चर्चा महाराष्ट्र सदन की है उसमें 13.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया है, उसकी चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है। ये जो ईडी मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके भतीजे पर बनाई है, उसमें जो इक्विटी जिन कंपनियों ने दी उस कंपनी में वो पैसा गलत तरीके से आया है, इस तरह का आरोप है और भुजबल साहब ने उसमें मदद की है। ये आरोप के तहत उन्हें एक्यूज बनाया गया है। महाराष्ट्र सदन को लेकर ये उनके ऊपर मुकदमा नहीं है। महाराष्ट्र सदन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल कर दी है हाईकोर्ट के सामने। वो आप एक नई बात बता रहे हैं मुझे नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब आप मुझे एक नई बात बता रहे हैं कि एक मिनट आप मुझे एक नई बात बता रहे हैं नवाब मलिक साहब। अभी शरद पवार कुछ देर पहले उनका एक चंक मैंने इसी कार्यक्रम में चलाया जहां वो कह रहे थे कि चूंकि ये सबसे बढ़िया महाराष्ट्र सदन बनाया गया है इसलिए छगन भुजबल के साथ ये हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सदन वाला मसला नहीं है, क्या मैं सही समझ रहा हूं उसको नवाब मलिक साहब? क्योंकि शरद पवार ये कह रहे हैं नहीं, कानूनी पेचीदगियों का सवाल नहीं है। शरद पवार की ये दलील है, शरद पवार की ये दलील है, नहीं, शरद पवार की ये दलील है कि महाराष्ट्र सदन बहुत अच्छा बना है इसलिए छगन भुजबल को टारगेट किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये तो महाराष्ट्र सदन वाला मसला नहीं है। हाँ बताइए। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं कि एसआईटी जो गठन किया गया उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी दोनों लोगों को साथ में रखा गया। भुजबल साहब पे महाराष्ट्र सदन का भी आरोप लगा। भुजबल साहब पे कलिना यूनिवर्सिटी में प्राइवेट लाइब्रेरी बनाने का आरोप लगा और उनके भतीजे ने जो कारोबार किया है उसको लेके भी एसआईटी ने जांच शुरू की। जहां तक महाराष्ट्र सदन का मामला है जिसको लेके मामला खड़ा किया गया, निश्चित रूप से अच्छा बना है। बीजेपी उसी को लेकर शोर मचा रही थी। उस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दी है। यहां तक कि मंत्रालय से जो रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट में जो मंत्री ने रिपोर्ट साइन की थी उसमें कोई गड़बड़ नहीं, इस तरह की प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने रखी थी और उसके दस्तावेज महाराष्ट्र की जनता के सामने आए हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसमें चार्जशीट फाइल कर दी है। और किसी हैक्सवेल सिटी में जो प्राइवेट कारोबार था उसमें गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करके उसे क्लब करके उस मामले में एक गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, उस मामले में मैं आपकी सारी बातों को सब फेस वैल्यू पे ले रहा हूं। मुझे जरा पॉलिटिकल बातें बताइए। मैं इस वक्त क्या समझूं कि आपका रिश्ता बीजेपी के साथ कैसा है, पॉलिटिकल रिश्ता? देखिए, हमारा पॉलिटिकल रिश्ता एक विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष का है। ठीक है। पिछले 1.5 सालों से लगातार एक जिम्मेदार विरोधी पक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन बन गया था उसके बाद हमारे ना समर्थन की जरूरत है। सत्ताधारी पार्टी के 160 एमएलए हैं तो हमारे वहां पे कोई 170-80 एमएलए हैं, तो हम लोगों के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हम एक विरोधी पक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें अभिज्ञान जी, आपको पता होगा कि 95 से 99 तक जो शिवसेना बीजेपी की सरकार थी उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो भुजबल साहब जैसे लोग थे। निश्चित रूप से जब इस तरह के नेता हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अपना वो इस्तेमाल करके लोगों को उलझा के रखो, बदनाम करो। सरकार पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही है तो इस तरह के मुद्दों में कहीं ना कहीं ध्यान भटकाओ, ये पूरी तरह से राजनीति है और ये निश्चित रूप से तो पहले जो आपकी एक मिनट मलिक साहब मैं जरा समझ लूं इस चीज को। जो पहले आपकी पोजीशन थी जब आपने कहा कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का की तस्वीर थी महाराष्ट्र में, इसलिए आपने कहा भाई हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। फिर आपने मुझे एक सही बात आज क्लैरिफाई की, कोई चिट्ठी वगैरह लिहाज से आपने नहीं दी।
तो आज उस स्थिति से आप लोग बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह का कोई भी समर्थन महाराष्ट्र में सरकार बने, स्थायी सरकार बने, स्थायी सियासत हो, इस तरह के जुमलों पर कोई समर्थन एनसीपी का नहीं है बीजेपी के लिए। क्लियर? बिल्कुल नहीं। शिवसेना 15 दिन के भीतर सरकार में चली गई। हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली जैसी परिस्थिति बने, सरकार चुन के आए तो काम करे, इसके तहत वो बातें कही गई थी। और 15 दिन में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। 180 से ज्यादा विधायक जिनके पास हो तो उन्हें समर्थन की ना जरूरत होती है, न देना होता है, न वो सरकार को बचाने का कोई काम होता है। हम उसी दिन से विरोधी दल के रूप में महाराष्ट्र में अपनी भूमिका में राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक चीज और बताइए कि जब आपने कहा कि आप लोगों को, आपने जब समर्थन देने की बात कही थी तो आपको अच्छी सरकार चाहिए थी या स्थायी सरकार रहे। अब ऐसी सरकार है जो आप लोग खुद ही कह रहे हैं किस तरह का काम कर रही है, आप कह रहे हैं टारगेट कर रही है छगन भुजबल को, तो इस तरह की सरकार को आप लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट देने के बारे में सोचा था? आज स्थितियां बदली है, आज शिवसेना उनके साथ है, लेकिन क्या आपने इस तरह की सरकार को नहीं, एक मिनट, क्योंकि किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस एसीबी के पास तो इस मामले में पहले ही जा चुके थे। अभिज्ञान जी, जब दिल्ली की परिस्थिति उस समय थी, हाँ, सरकार चुनी हुई असेंबली सरकार नहीं बना पा रही थी। बहुत दिन तक सस्पेंशन एनिमेशन में असेंबली दिल्ली की थी। उसी समय महाराष्ट्र के नतीजे आए थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में बने, चुनाव हुआ है, सरकार बने, काम करे। इन परिस्थितियों में हमने बात की थी कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा। और जब शिवसेना जब 8-15 दिन में सरकार में शामिल हो गई, 180 से अधिक विधायकों की सरकार बन गई, तो उसमें हम लोगों के ना समर्थन की जरूरत थी, ना अस्थिर सरकार या स्थिर सरकार की जरूरत थी। जो भी है, आज पिछले 1.5 सालों से एक जिम्मेदार विरोधी पक्ष के नाते सदन हो, सदन के बाहर हो, पार्टी अपना काम कर रही है। ठीक है। नवाब मलिक साहब, क्या आप लोगों को डर है, आप लोगों को सियासी भय है कि आपके बाकी सीनियर लीडर्स जैसे अजीत पवार के ऊपर सीरियस करप्शन के चार्जेस है, इनको भी इस तरह से टारगेट किया जाएगा? क्या ये डर है, क्या ये पॉलिटिकल फियर है आपको? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि छगन भुजबल के मामले में टारगेट किया गया है छगन भुजबल को, ये आपकी ओपिनियन है? नहीं, हमें कोई फियर नहीं। 3 या 30 लीडर गिरफ्तार कर दें तो हम लोग कोई घबराने वाले नहीं है। हाँ। जो देवेंद्र फडणवीस कल तक आरोप लगा रहे थे कि टेंडर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके दाम एस्केलेट कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, 12 जनवरी को पेनगंगा नाम का एक प्रोजेक्ट था। 2009 में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया, जिसकी कीमत थी 91 करोड़ रुपया। देवेंद्र फडणवीस जी ने 4 साल में उसी की कीमत 716 करोड़ रुपए बनाकर अभी 12 जनवरी को आदेश निकाला है, जिस बुनियाद पे आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने 10-10 साल में 2 गुना 3 गुना कीमत कैसे हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा था। 4 साल में 8 गुना कीमत कैसे हो गई, ये सरकार से तो अभी हमने एक सवाल पूछा है। निश्चित रूप से जो भी है आरोप हम पे लगाए गए वो राजनीतिक थे, पूरी तरह से बदनाम करने के लिए थे, उसी को आधार देने के लिए सब चल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी इंक्वायरी करना है करो, जो भी चार्जशीट फाइल करना करो, हमने कभी रोका नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। अजीत छगन भुजबल के बाद, छगन भुजबल के बाद अजीत पवार जैसे नाम को लेकर आपको कोई डर नहीं है? छगन भुजबल के बाद अजीत पवार जैसे नाम को लेकर आपको कोई डर नहीं है? हमें बिल्कुल नहीं, हम कोई भी इंक्वायरी से घबराते नहीं। इंक्वायरी करें, जो सच होगा वो सामने आएगा। न्यायालय में मामला जाएगा, न्यायालय में लड़ेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं। हम तो कहते हैं जो भी इंक्वायरी करना करिए। इंक्वायरी 1.5 साल से चल रही है, अभी तक एक भी मामला एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहीं भी उसे चार्जशीट के रूप में या आरोप पत्र के रूप में कहीं नहीं रख पाए। और हम तो कहते हैं कि आप 1.5 साल हो गया और तारीख तय कीजिए कि कितने दिन के अंदर आप मामला क्लियर करेंगे। राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल बंद हो, 6 महीने में कंप्लीट करिए ना। अगर हमने गुनाह किया है, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, मुकदमा चलाइए, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। जब गिरफ्तारी होती तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छगन भुजबल को गिरफ्तार करता है, नहीं सर, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छगन भुजबल को गिरफ्तार करता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहते हैं अरे वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है, सारी बातचीत करने के लिए तैयार है, आपको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी?
नहीं नहीं, हम कोऑपरेट करने के लिए। हाँ, ईडी कोर्ट में क्या पक्ष रख रही है? ईडी बोल रही है कि ये इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। हमारा कहना है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप बुलाइए ना, हर दिन ना आए तब आप बोलो कि आ रहे नहीं रहा है, सवाल के जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हो रहा है। आप एक तरफ कोर्ट में कहते हैं कि इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए, तो हम हर तरह का कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं। कस्टडी की क्या जरूरत है? आप डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट कर दीजिए, मुकदमा चलाइए, दोषी हैं तो जेल भेज दीजिए, लेकिन गिरफ्तार करके दबाव बनाना, इस तरह की राजनीति निश्चित रूप से एक दूषित मानसिकता से राजनीति हो रही है। ठीक है, उनका काम वो कर आप रहे कह हैं, रहे हैं कि गिरफ्तार गिरफ्तार करके दबाव बनाया जा रहा है। नवाब मलिक साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।